Hello everyone, now you are in 12th and if you want to score 90% plus marks then subscribe to my channel क्योंकि मैं तुम्हारा पूरा कोर्स जो है 12th का बिल्कुल लेने जा रही हूँ ऑनलाइन। और अगर आपको इसके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड टू गो एनी ट्यूशन्स लेने के लिए, अपना और सिलेबस आप ईजिली कर सकते हैं। वॉच ओनली माई वीडियोज़। थैंक यू। अब देखो स्टार्ट करते हैं पहला लेसन, द लास्ट लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं स्कूल के लिए जो है देर से निकला एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और मुझे डर था कि मुझे डांट पड़ेगी बहुत। क्यों? especially because M. Hemal had said that he would question us on participles। क्योंकि M. Hemal उसका जो टीचर है राइटर का, उसने कहा था कि पार्टिसिपल्स से क्वेश्चंस पूछूंगा, मगर उसको आता नहीं था पार्टिसिपल्स का कुछ भी, इसे वो कह रहा मुझे डर है कि मुझे डांट पड़ेगी। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे तो पार्टिसिपल्स का एक भी वर्ड नहीं आता, ये राइटर कह रहा है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। पहले थोड़ी देर के तो लगा कि मैं भाग जाऊँ और घर से बाहर ही रहूँ और स्कूल भी ना जाऊँ। इट वॉज सो वार्म, मगर बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वहाँ पर क्या था, बहुत अच्छा मौसम ठीक था, दिन साफ था। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, जो फील्ड्स थे बैक में उसके वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या था, ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो पीछे जो है जो खेत थे उसमें कौन थे, प्रशियन सोल्जर्स थे। वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स। तो वो जो है उनको देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ना कि रूल ऑफ पार्टिसिपल्स को पढ़ने के लिए। तो उसको उनको देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हर्ड ऑफ टू स्कूल। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मतलब ये हुआ कि उसमें ये ताकत थी कि वो अब सोल्जर्स को नहीं देख सकता। उसको पसंद तो सोल्जर्स को देखना आ रहा था, मगर उसको ये पता था कि मैं उस बात को रेसिस्ट कर कर वो कहाँ चला गया, स्कूल चला गया, जो उसको नहीं पसंद आ रहा था जाना। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल में से निकला, पास से निकला, तो वहाँ पे भीड़ थी किसकी, बुलेटिन बोर्ड एक लगा होता था वहाँ पर, जिसपे क्या होता है, बुलेटिन वाला खबरें लगी होती थी, खबरें लिखी होती थी। और जब उससे निकला तो वहाँ बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। द लॉस्ट बैटर्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now। अब जो बोर्ड था, उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर हमेशा वो कहता है कि बुरी ही खबर आती थी, जो भी खबर आती थी बुरी खबर होती थी। जैसे कि वो उनका क्या हो गया, बैटल्स में वो क्या हो गए, हार गए। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडेंट के ऑफिसर के जो ऑर्डर्स होते थे उसके ऊपर लिखे होते थे। तो वो सोचता है अब क्या मैटर होगा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात होगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब कोई बुरी ही खबर होगी जो उसके ऊपर आई होगी। आगे देखो, Then as I hurried by as fast as I could go, अब मैं और तेज तेज चलने लगा। The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। तो वहाँ पे जो था ब्लैकस्मिथ था, मतलब लोहार जो लोहे का काम करते हैं, वो उसका नाम था वॉस्टर। तो वो वहाँ पर था, उसके साथ उसका अप्रेंटिस मतलब उसका काम करने वाला साथी भी था। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, तो वो बुलेटिन को पढ़ रहा था और उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो कहता है इतनी जल्दी मत भागो, तुम स्कूल अपने टाइम पर पहुँच जाओगे। आगे देखो, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। आई रीच्ड M. Hemal's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और बिना सांस लिए, जैसे कहते हैं आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब फ्रेज है ये, कि भाग भाग के जल्दी में वो कहाँ पहुँच गए, M. Hemal के लिटिल गार्डन में। यूजली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट पसल। अब जब स्कूल की बात बता रहा है कि रोज़ क्या होता था, कि जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट पसल। अब ये लाइनें दिमाग में रख लो, क्योंकि ये लाइन्स जो है क्वेश्चन के फॉर्म में आती है कि स्कूल जब शुरू होता था, व्हेन द स्कूल बिगेन व्हाट हैपेंड, तो क्या होता था, ये एक आंसर है। देयर वॉज अ ग्रेट बसल, शोर होता था बच्चों का, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और वो बच्चों का शोर जो सड़क पर भी सुनाई देता था, सड़कों पे। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, दरवाजे जो है डेस्क के, वो क्या कर रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक साथ जो है लेसन बोले जा रहे हैं, जैसे कि मतलब ABC, बच्चे एक साथ बोल रहे हैं। वेरी लाउड, जोर जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स,
और जो हमारे हाथ होते थे वो हमारे कानों पे हम बंद कर लेते थे टू अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि बहुत शोर होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर जो है टेबल के ऊपर उस लकड़ी के डंडे को मारती रहती थी, जो होती है पतली सी डंडी, तो वो क्या करती थी टेबल पे मारती रहती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, मगर अब तो बहुत ज़्यादा शांत है। तो ये सब तो होता था रोज़ जब स्कूल खुला होता था, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ रुका हुआ है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, तो अब मैंने ये सोच रखा था मैं बिना मतलब कोई मुझे देखे ना और मैं चुपचाप करके अपने टेबल पर जाकर बैठ जाऊँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मगर ऐसा लग रहा था जैसे इतना शांत हो रहा हो जैसे स्कूल ही बंद हो। संडे की मॉर्निंग में क्या होता है, स्कूल बंद होता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे संडे की मॉर्निंग हो, सब बंद है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स रीड ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो मैंने देखा क्लासमेट्स जो है सब बैठे हुए हैं विंडो से। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल जो है चक्कर काट रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, लोहे का रूलर है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन और बिफोर एवरीबॉडी, तो पर मुझे अब क्या हुआ था, जब सब बैठ चुके हैं तो मुझे उनके सबके सामने ही घुसना पड़ेगा अंदर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, तो तुम इमेजिन कर सकते हो, राइटर कह रहे हैं कि रीडर्स को कह रहे हैं कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश कर रहा हूँ, डर मुझे शर्म आ रही होगी, एंड फ्राइटेंड में डर रहा हूँगा। बट नथिंग हैपेंड। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो वो जो है एम हेमल उसको कुछ नहीं कहते हैं, वो इस बात से हैरान हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, वो कहते हैं तुम अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ। फ्रांस उसका नाम है बच्चे का जो राइटर है। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, और हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आगे देखो, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, तो मैं जो है उछला और अपनी जो बेंच के ऊपर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अब मुझे थोड़ा अपने डर के ऊपर काबू पाने लगा। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। अब मैंने देखा टीचर को कि उन्होंने तो आज ग्रीन कलर का कोट पहना है और ऊपर सिल्क की कैप पहनी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। और ये कपड़े कब पहनते थे, जब इंस्पेक्शन और प्राइज डे होता था उस दिन पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the backbenches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. पर सबसे ज़्यादा अब देखो उसको क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है कि क्या बात मतलब उसको लगी स्ट्रेंज थी, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज उसको बात ये भी लगी साथ में कि जो बैक की बेंचेस होती थी वो हमेशा खाली होती थी, कोई नहीं बैठता था उनके ऊपर, मगर आज क्या था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर्सेल्व्स, वहाँ पर बैठे हुए थे विलेज के बड़े बड़े जो लोग होते हैं उम्र में बड़े, वो बैठे हुए थे उन सीटों पर। ओल्ड हॉजर, कौन बैठा हुआ था, हॉजर, ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने 3 तिकोनी क्या पहन रखी थी, हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, जो मेयर था वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके साथ में और भी लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब उदास थे। एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर था वो प्राइमर लाया हुआ था, मतलब ABCD की किताब लाया हुआ था। थम्ड एट द एजेस, जो कैसे जो है थम्ड एट द एजेस मतलब जिसके जो एज जो किनारे में हम जैसे अंगूठे से पकड़ लेते हैं ऐसे वो थम्ड थी। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने अपने घुटनों पे खोल रखी थी। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके बीच में उसका चश्मा था। आगे देखो, while I was wondering about it all, अब मैं जब इन सब चीज़ों को नोट कर रहा था, एम हेमल mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, अब देखो एम हेमल ने क्या करा, शुरुआत किया, क्या शुरू किया, माई चिल्ड्रन गिव दिस इज़ द लास्ट लेसन, उन्होंने कहा ये लास्ट लेसन है, आई शेल गिव यू, ये जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्स्क एंड लॉरेन, कि इन स्कूलों में से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और तुम्हारा नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि ये फ्रेंच पढ़ाता था, अब फ्रेंच बंद हो गई, क्या पढ़ा रहे हैं वो, जर्मनी। तो कह रहे हैं दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन है, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ तुम बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहो। वट अ थंडर क्लैप
दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप का मतलब जैसे थपेड़ा पड़ता है, तूफान जैसे थपेड़ा उसके मुंह पे लगा, ऐसा लगा, मतलब उसको इतना फील हुआ तब राइटर को। ओ द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो वो ये समझ आता है, ओहो, तो यही बात जो है कहाँ लिखी, टाउन हॉल के बोर्ड पर लिखी थी। आगे देखो, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब वो कह रहा है ये लास्ट लेसन कौन सा है, लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब उसको फील हो रहा है कि अब मैंने तो अब तक कुछ सीखा नहीं और अब तो ख़त्म ही हो गया टाइम। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब उसको फील हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स फ्रेंच क्यों नहीं सीखी, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। तो वो क्या करता रहा, वो बर्ड चिड़िया के अंडों को ढूंढता रहा, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और क्या करता रहा, झूले लेता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस। अब उसको लगती थी मेरी किताबें क्या न्यूसेंस, सब बेकार हैं। अ वाइल अगो, जो सब बर्बाद लगती थी थोड़ी देर पहले। सो हैवी टू कैरी, भारी भारी उठा उठा के ले जाओ, कौन लेके जाए। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। अब ये उसको सब किताबें ऐसी लग रही हैं कि ये सब मैं इन चीज़ों को क्या बर्डन समझता था, मगर अब उसको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड मिस्टर हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। अब ये फील हो रहा है कि वो एम हेमल जो हैं जा रहे हैं, ये भी बुरा लग रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम, और मैं उसको कभी नहीं देख पाऊँगा अब दोबारा से। मेड बी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इन सब बातों से वो मतलब उसको फील हुआ कि ये तो अब चले जाएंगे, अब मैं उनको कभी भी नहीं देख पाऊँगा। तो उसको रूलर भी भूल गया, उनका जो मारते थे और वो कैसे उसके साथ जो है स्ट्रेंज बिहेवियर करते थे, वो सब बातें वो भूल गया। अब उसको फील हो रहा है बुरा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब उसको पता चला ये कपड़े क्यों पहने हैं उन्होंने, क्योंकि उनका ये लास्ट लेसन है। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और वो गाँव वाले क्यों बैठे हैं पीछे। It was because they were sorry too that they have not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. अब देखो वो कितने साल से पढ़ा रहा था, 40 साल से पढ़ा रहा था, और उसको मतलब वो थैंक्स करने आए थे एक तरफ से। एंड ऑफ शावरिंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब वो और क्या करने आ रहे थे, वो उसको शावर करने, रिस्पेक्ट देने आए थे वो उस टीचर को जो 40 साल से पढ़ा रहा था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट दे रहे थे फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब क्योंकि वो कंट्री अब उनकी अपनी कंट्री नहीं रही थी, मतलब गुलाम हो चुके थे, इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि वो जब गुलाम हो चुके थे उसको, मतलब वो एक तरह से कंट्री को रिस्पेक्ट देने आए थे जो उनकी अब नहीं रही थी। वो क्या बन चुके थे, गुलाम बन चुके थे। आगे देखो, फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। हाँ, नीचे स्टार्टिंग से, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। मैं जब ये सब कुछ सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल, तो मेरा नाम बोला गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मुझे बोलना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule? For the participle all through, they were all through, very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. अब उसको तो आता नहीं था, इससे उसका हार्ट बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, डर लग रहा है उसको बोलने में, और उसका हाथ दिल के धड़क रहा है, और वो कन्फ्यूज भी हो चुका है। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, अब एम हेमल कहते हैं उसको, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, अब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, यू मस्ट नॉट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सैक। तो वो कहता है, देख एम एम एल कहते हैं कि देखो मैं पहले ही कहता था और तुम रोज़ ही कहते थे कि अभी बहुत टाइम पड़ा है सीखने के लिए, कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो देखो आज हम कहाँ खड़े हैं। नो दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सैक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि ये अल्सैक भी वहाँ पे क्या लड़की है कि मतलब वो भी जो हर काम को क्या किस पे छोड़ देती है, कल पे छोड़ देती है, कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। तो वो कहता है तुम कल पर टालते रहे कि कल सीख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, मगर अब तुम फ्रेंच होते हुए भी फ्रेंच नहीं जानते, ना तुम लिख सकते हो ना ही रीड कर सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वो कहता है तुम अकेले ही नहीं हो फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्व्स।
तो बहुत सारे हैं हम जो कि जिनको फ्रेंच जिन्होंने नहीं सीखी और फ्रेंच कहते हैं अपने आप को, पर उनको फ्रेंच नहीं आती पढ़नी ना बोलनी। अब हम ये वो कह रहे हैं कि आगे वी हैव ऑल ग्रेट टू रीप्रोच आवर सेल्स विद, तो हमें अपने ऊपर सबको क्या है मतलब अपने आप से हम दोष नहीं दे सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, सब दोष नहीं दे सकते अपने आप को। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, पहली बात तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं इतने एंशियस थे कि तुम सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने तुम्हें काम करने के लिए लगा दिया। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उनके पास ज़्यादा पैसा आ सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, तो कहना मेरे ऊपर भी ब्लेम है। क्या ब्लेम है मतलब, आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि मैं तुमसे पानी डालने के लिए कहता था पेड़ों में, तो मैं तुमसे पानी डलवाता था, तुम्हारे पेरेंट्स को पैसा कमाने के लिए कहते थे, तुम काम पे जाते थे खेतों में। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग पे जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैं तुमको छुट्टी दे देता था, उस दिन तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो वो कह रहा है कि सबके ऊपर ब्लेम आता है, तुम अकेले ही नहीं, ब्लेम तुम पर आएगा, और सब भी क्या है इस बात की कारण है। Then from one thing to another, M. Himmel went on to talk to the French language. तो वो इसी तरह से M. Himmel बात करते रहे, saying that it was the most beautiful language in the world, कि सबसे अच्छी लैंग्वेज है वर्ल्ड की। The clear is the most logical, that we must guard it among us and never forget it. मतलब इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो देखो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ अ की टू देयर प्रिजन, मतलब क्या की है, चाबी है प्रिजन की। प्रिजन की चाबी का मतलब है कि तुम अब क्या हो चुके हो, गुलाम हो चुके हो, इससे बाहर निकलना है, आज़ाद होना है, तो तुम्हें जो है अपनी लैंग्वेज जो है आनी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी लैंग्वेज आती है तो तुम जो है अपनी गुलामी से क्या हो सकते हो, आज़ाद हो सकते हो। ठीक है, तो ये की है, अपनी लैंग्वेज को जानना एक चाबी है, किससे, इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, ये कह रहे हैं वो। Then he opened a grammar and read us our lesson. तब उन्होंने जो है वो अपनी किताब खोली जो उससे वो सिखाते थे और पढ़ाना शुरू किया। I was amazed to see how well I understood it. अब उसको लगा कि आज मुझे कितना समझ में आ रहा है। All he said seemed so easy I think. सब कुछ उसको इतना आसान लग रहा था समझने में, आने में, that I had never listened so carefully, क्योंकि उसने पहले कभी ध्यान से सुना ही नहीं था, इसलिए उसको समझ में नहीं आता था। अब वो केयरफुली सुन रहा था तो उसको समझ में आ रहा था। And that he had never explained everything with so much patience. अब वो कह रहे हैं कि M. Himmel ने भी कभी इतनी पेशेंस से नहीं समझाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो M. Himmel जो है हमें सब कुछ एक साथ सिखा देना चाहते हैं जो उनको आता था, और हमारे दिमाग में एक ही बार में सब कुछ डाल देना चाहते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, लास्ट लेसन है। तो यही सब कुछ था इसका था क्वेश्चन, ये लेसन। आगे देखो, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर पढ़ाने के बाद उनको राइटिंग में लेसन हुआ। दैट डे M. Himmel हैड नाउ न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और नई कॉपीज़ लेके आए, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सैक। They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how weary everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. आप देखो कितनी शांति से अब उन्होंने राइटिंग का शुरू किया। तो we had a lesson in writing. राइटिंग में लेसन था। That day M. Himmel had new copies, नई कॉपीज़ लेके आए लिखने के लिए। तो उसमें क्या लिखा था, राउंड हैंड लिखा था फ्रांस एल्सैक। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, छोटे छोटे ऐसा लगता है झंडे हों जैसे जो फ्लोट कर रहे हो इधर उधर। फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो रॉड्स पे टंगे हुए थे हमारी डेस्क के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और सब जो है बड़ा चुपचाप करके अपना काम कर रहे थे, लिख रहे थे। Once some beetles flew in, तभी कुछ beetles उड़कर आई, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons?
तो वो कह रहे हैं कि कुछ बीटल्स आई मगर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे लोग जो बच्चे क्या आते थे उनकी तरफ देखते थे, अट्रैक्ट होते थे, पर अब कोई नहीं देख रहा उनको। और रूफ़ पर भी क्या है, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, तो छत के ऊपर जो है पिजन्स कबूतर की आवाज़ हो रही है, जो किसकी आवाज़ निकाल रहे हैं, कू की आवाज़ निकाल रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि पिजन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि वो पिजन्स कैसे कू कर रहे थे। एंड विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, तो वो सोचता है कि क्या जो ये लोग हैं गुलाम हमें बना चुके हैं, हमारे को फ्रेंच नहीं सीखने दे रहे, तो क्या ये जर्मन्स जो हैं हमारे के जो कबूतर ऊपर कू कर रहे हैं, तो क्या ये भी इनको जर्मन में ही कू करना सिखाएंगे क्या, क्योंकि ये भी अब जर्मनी बोलेंगे क्या। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. अब जब भी वो एम हिमल उड़ते मोशन वो जब भी देखता वो, तो वो एम हिमल बड़े ऐसे बिल्कुल एक टक बैठे हुए थे। देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो वो मतलब एम हिमल बिल्कुल एक टक बैठे हुए थे और वो सब कुछ क्या कर रहे थे, उस कमरे को घूर रहे थे कि उनको लग रहा था कि बस ये कमरा आखिरी बार देख रहा हो जैसे। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside. 40 साल से वो वहाँ पर थे, उनका बगीचा एक बाहर था जो कहाँ से दिखता था, विंडो से दिखता था। द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, क्लास में से क्या थी, क्लास में क्या था, एक विंडो थी जिससे उनका बगीचा दिखता था, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज, अब वहाँ पे क्या क्या था, वॉलनट ट्रीज थे। इन द गार्डन वर टॉलर, वो बड़े बड़े हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन दैन ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड राउंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, और जो उसने क्या लगाई थी, एक बेल लगाई हुई थी, वो भी विंडोज़ से ज़्यादा छत पे चली गई थी। नाउ हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन टू हियर हिज। अब वो जो है उसको सब कुछ देख रहा है, बगीचे में क्या क्या लगाया था और वो सब अब उसका छुट रहा है, तो वो फील कर रहा है राइटर, वो जो है राइटर है फ्रांस जो है वो फील कर रहा है कि ये पुअर मैन कहता है उसको, एम हेमल को, कि वो जो है एम हेमल उसको ऐसे लग रहा है मतलब कितना बेचारा सा। अब उसकी सिस्टर क्या करती है, सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, ऊपर उसकी सिस्टर जो है पैकिंग कर रही है क्योंकि उन्हें अगले दिन जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मगर अभी भी वो मतलब उनमें इतना करेज है कि वो आखिरी तक के सबको सुनना चाहते हैं, लेसन पढ़ाना चाहते हैं। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज chanted their ba be boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer. उसके बाद जो है हिस्ट्री का लेसन होता है, हिस्ट्री के बाद जो है फिर वो छोटे बच्चों जैसा ABCD वाला लेसन होता है, प्राइमर पकड़ी हुई है हॉजर ने। इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा है हॉजर। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, जब वो बोल रहा है तो वो रो भी रहा है साथ साथ। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हमें जो है मतलब इस बात पे जब वो रो भी रहा है और वो बोल भी रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, तो कहता है मेरे को अब तक के फ्रांस कह रहे कितना ज़बरदस्त मतलब ये याद है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी 12 बज जाते हैं। देन द एंजेलस एट द सेम टाइम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अब वो जो प्रशियंस थे खेतों में जो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे वापस आ रहे हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, उनकी आवाज़ें विंडोज़ खिड़की के नीचे आ रही हैं। एम हेमल स्टूड अप, वो खड़ा हो जाते हैं एम हेमल, वेरी पेल इन हिज चेयर, ऐसा लग रहा है बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, अब वो खड़े हैं तो उसको ऐसा लग रहा है बहुत लंबे हैं, क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया एम हेमल के ऊपर, अपने टीचर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया पहले ऐसे। Then he turned to the blackboard, अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। took a piece of chalk, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं। and bearing on with all his might he wrote as large as he could, और जो है चौक से क्या लिख देते हैं, वाइव लव फ्रांस, लिव लॉन्ग फ्रांस, वाइव लव फ्रांस का नाम लिव लॉन्ग फ्रांस, ठीक है। तो ये लास्ट वर्ड थे, ओके। तो अब मैंने आपको ये फर्स्ट लेसन करा दिया है, इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको। अगर आपको मेरा लेसन समझाया हुआ समझ में आता है, ठीक है, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।